गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे ऊर्जा एनर्जी से संबंधित। इससे पहले अपन ने बल और कार्य ऊर्जा रिलेशन और कार्य के ऊपर कुछ बातें की, डिस्कस किया है। उसी से रिलेटेड इस सीरीज़ में इस टॉपिक पर आज अपन बात करेंगे कि एनर्जी क्या है। अगर सीधे सीधे लेमन लैंग्वेज में बोला जाए, आम भाषा में अगर कहा जाए कि ऊर्जा को अपन बोलें तो कार्य करने की जो क्षमता है, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, कार्य करने की क्षमता को ही अपन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी कि जब भी अपन कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो थकान महसूस होती है, अर्थात कार्य है, ऊर्जा है, वह कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कार्य की भांति यह भी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक भी कार्य के मात्रक जैसा ही होता है, जूल, अर्ग, कैलोरी, किलोवाट आवर या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं। जूल है वो एम के एस मात्रक है, अर्ग है वो सी जी एस मात्रक है, इसकी विमा है वह कार्य की विमा जैसी ही होती है, m1 L2 T-2। इसके लिए एक फंडामेंटल रूल है जिसको अपन ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे कि अगर विद्युत ऊर्जा है तो उसको अपन यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे मोटर, अगर कोई भी अपन मोटर चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसमें अगर अपन बिजली देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे तो वह मोटर चलेगी और उससे कोई भी अपन यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। अगर अपन जनरेटर चला रहे हैं तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगर आपने फोटो सेल, प्रकाश सेल का नाम सुना हो तो वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हीटर जो होता है, हीटर में अगर अपन विद्युत ऊर्जा देंगे तो वह उसको उष्मा के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में बदल देता है। बल्ब जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल देता है। रेडियो है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में बदल देता है। रेडियो का मतलब यहाँ पर अपन स्पीकर से भी बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मली विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है विपरीत? वो माइक्रोफोन, जो अपन कान में लगा के आवाज़ सुनते हैं, ईयरफोन जिसको बोलते हैं, माइक्रोफोन होते हैं वो। नाभिकीय ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परमाणु भट्टियाँ वो बदल देती है। अगर अपन चुंबकीय ऊर्जा की बात करें और वह उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते, वो ट्रांसफार्मर होता है। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो अपने बैटरी होती हैं, सेल होते हैं, वो होते हैं, उनको काम में लेते हैं, वो बदल देते हैं एनर्जी को। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती हैं और उनको एक दूसरे में अपने यूजफुलनेस के अनुसार बदला जा सकता है। यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार अपन को आज पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊर्जा अभी बताया कि अलग अलग प्रकार की ऊर्जा हो सकती हैं, तो उसमें अपन यांत्रिक ऊर्जा, नाम से देखिए, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी, यह केवल और केवल किसी भी निकाय सिस्टम या कण, कोई पार्टिकल पर अगर कोई बल लगा रहे हैं या वह वेलोसिटी में है, मोशन में है, तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा कि कोई भी जो निकाय है, सिस्टम, पार्टिकल, कण है, उस पर अगर बल लगाते हैं या वह मोशन में होता है, गति अवस्था में होता है, तो उसके कारण से जो ऊर्जा होती है वह उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा है वह गति या किसी निकाय के बल से संबंधित ऊर्जा है, उसको अपन यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो गति या निकाय के बल से संबंधित ऊर्जा है वह दो प्रकार की ऊर्जा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वो होती है किसी भी निकाय के अगर बल लगाया जाता है, उसमें गति उत्पन्न होती है, तो गति के कारण से जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा अपन किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर किसी भी निकाय या सिस्टम को किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी दूरी पर या ऊंचाई पर या पोजीशन पर लेके जाते हैं, स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा है। यह ऊर्जा जो आरोपित किया गया बल है, नॉर्मली संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके ऊपर निर्भर करती है। इसको भी अपन आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी है वह क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी भी निकाय की गति या वेग के कारण से उत्पन्न होती है। कोई भी एक m द्रव्यमान का, सपोज एक m द्रव्यमान का कण है,
अगर वह v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उसकी गतिज ऊर्जा, अब देखिए गतिज ऊर्जा से पहले अगर वह कोई भी m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करे तो उसमें संवेग उत्पन्न होगा, और वह संवेग कितना होगा? mv। तो गतिज ऊर्जा है वो संवेग पर भी निर्भर करेगी डायरेक्ट रूप से, आप देखिएगा, और संवेग का संरक्षण रहना जरूरी है। अब देखिए किसी भी निकाय के लिए ऊर्जा और संवेग दोनों का संरक्षित रहना जरूरी है। नॉर्मली कई बार अगर मैं घर्षण बल के लिए ऊर्जा की हानि मानूं, लेकिन उसमें भी ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो संवेग का संरक्षण हर वक्त, हर निकाय में, हर इवेंट में, भौतिक घटनाओं में हमेशा पालन होता है। तो किसी भी निकाय के लिए जिसका द्रव्यमान m है और वह v वेग से गति कर रहा है तो उसके लिए गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। ये वाला मान उसका दिया जाता है। चूँकि इसमें देखिए m है वह धनात्मक होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यह भी धनात्मक होगी, तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक ऊर्जा होती है, कभी भी ये ऋणात्मक ऊर्जा नहीं हो सकती। और इसको अपन जूल या आर्ग के रूप में नापते हैं, कैलोरी के रूप में भी, किलोवाट आवर या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नाप सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मात्रक है यहाँ पर वह जूल और आर्ग है। तो एक जूल है वह 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, एक आर्ग है वह 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब काइनेटिक ऊर्जा है, अगर काइनेटिक ऊर्जा की मैं बात करूँ यहाँ पर तो वह संवेग के साथ में भी सीधा सीधा संबंधित होती है। तो देखिए के ई या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अगर मैं m का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ऊपर वाली टर्म अब mv का होल स्क्वायर बन जाएगी डिवाइडेड बाई 2m। तो mv क्या है? चूँकि mv है वो संवेग है, मोमेंटम है, तो ये हो गया p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी है वो p²/2m। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं p बराबर 2me, ऐसा भी लिखा जाता है। यहाँ पर E है, ध्यान रखिए, वो गतिज ऊर्जा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं कहूँ कि संवेग और ऊर्जा अगर काइनेटिक एनर्जी का संवेग के साथ में ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा होगा? एक पैराबोलिक ग्राफ होगा, एक परवलयाकार का ग्राफ अपन को प्राप्त होगा। अब इसी से रिलेटेड अपन पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए कोई भी कण है उस पर कोई बल लगाया जा रहा है तो सबसे पहले ध्यान रखिए अपन यहाँ पर बल नियत मानते हैं, लेकिन नियत बल प्राप्त करना एक रेयर घटना है, एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि बल है वह लगातार लंबे समय के लिए नियत रहना मुश्किल होता है। बल में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो ही सकता है, अर्थात फोर्स या बल एक वेरिएबल या समय के साथ में परिवर्तन भौतिक राशि है। तो अगर मैं कहूँ कि एक एक्स वाई निकाय लिया जाए जिसमें एक्स एक्स और वाई एक्स एक ग्राफ में एक्स एक्स और वाई एक्स पर अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो एक्स एक्स और वाई एक्स कार्टेशियन निर्देश तंत्र में कोई भी एक कण है m द्रव्यमान का, अगर उस पर कोई बल लगाया जा रहा है तो बल लगाने के बाद में वह x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पर चला गया, x1 स्थिति से x2 स्थिति पर चला गया। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी समय मैं मानूँ यहाँ पर t1 और यहाँ पर समय t2, तो t1 t2 का मतलब डेल्टा t, तो डेल्टा t समय में उसके अंदर विस्थापन कितना परिवर्तन हुआ वो dx होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको dx या डेल्टा x बोल सकता हूँ। तो इस दौरान इस बल के कारण से उस निकाय पर किया गया कार्य, चूँकि बल लगा रहे हैं इस कण के ऊपर, तो बल F के द्वारा x1 से x2 स्थिति में लाने के लिए द्रव्यमान m पर किया गया कार्य वह होगा W बराबर F dx। क्योंकि अपन को पता है बल जो क्या होता है, बल बराबर F डॉट dx होता है, सॉरी कार्य बराबर F डॉट dx होता है। जहाँ पर बल है वो सदिश राशि है लेकिन कार्य वो अदिश राशि है। लेकिन बल यहाँ पर नियत नहीं है, बल समय के साथ में परिवर्तित हो रहा है या हर पोजीशन पर परिवर्तित हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि x1 से x2 पोजीशन पर जाने के लिए अगर ये पोजीशन बहुत छोटी दूरी का है, विस्थापन बहुत छोटा है, तो इस छोटे से विस्थापन के लिए अपन बल को नियत मान लेते हैं, बहुत ही छोटे से विस्थापन के लिए। अभी इसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो किया गया कार्य W बराबर F डॉट dx और लिमिट क्या हो जाएगी x1 से लेके x2 तक। देखिए बल क्या है, कोई भी कण अगर गतिमान अवस्था में तो उस पर लगने वाला बल है वह न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार दिया जाएगा, F बराबर ma। तो मैं F बराबर ma लिख सकता हूँ, a त्वरण है, m द्रव्यमान है। तो यहाँ पर मैंने a बराबर त्वरण लिखा तो d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर, चूँकि इसको मैं वेलोसिटी के रूप में लिखना चाहता हूँ तो dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt को मैं x के साथ में परिवर्तन करना चाहता हूँ तो मैंने dx बटे dx कर दिया है ऊपर नीचे, तो dv बटे dx, यहाँ पर dx बटे dt, तो ये dx अपॉन dt ये वेलोसिटी बन गया। तो नया आ गया a बराबर v dv अपॉन dx, ये वाला मान आ गया।
यहाँ से रखेंगे तो देखिए, तो इसमें इक्वेशन में मान रख दीजिए W बराबर x1 x2 लिमिट हो गई mv dv अपन dx इंटू डी एक्स, यहाँ dx से dx कैंसिल हो गया, तो mv dv ये इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन लिमिट अपन को चेंज करना है, तो देखिए लिमिट चेंज कैसे करेंगे। जब कोई भी कण है वह x1 पर था, गतिमान था, तो उसकी वेलोसिटी v1 थी। अगर वह बल लगाने के कारण से नई स्थिति में पहुंचा और उसका वेग परिवर्तन हो गया, तो वेग परिवर्तन होने के कारण से उसमें v2 वेग आ गया। अब ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट, कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि x1 से x2 पोजीशन पर जाने के दौरान अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह गति त्वरित गति नहीं है, क्योंकि dv अपॉन dt बराबर a बराबर 0, अर्थात उसमें त्वरण नहीं है, और त्वरण नहीं है तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा, और बल नहीं लग रहा तो किया गया कार्य 0 है। कई बार बल नहीं लग रहा होता फिर भी कार्य होता है, तो उसमें अपन फिक्टिशियस या सूडो फोर्स बोलते हैं, और उसमें सूडो कार्य होता है, आभासी कार्य, कल्पित कार्य बोलते हैं उसको, वो आगे के लिए अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब मैं x1 पोजीशन पर, तो कण का वेग फिर वेलोसिटी के नियम के अनुसार v1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपना जो इंटीग्रल है वो dv के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2, वेग इसके साथ चेंज हो गया। तो w बराबर x1 है वो v1 में चेंज हुआ और x2 v2 में चेंज हुआ, तो mv dv। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो mv स्क्वायर बटे 2, लिमिट लेंगे v1 v2, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यह क्या है, यह है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस ये काइनेटिक एनर्जी 1, और इस तरह कार्य। तो कार्य बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा में अंतर, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो किसी भी कण के लिए गतिज ऊर्जाओं का अंतर है या ऊर्जाओं का अंतर है वह कार्य होता है, अर्थात किसी भी निकाय में किया गया कार्य है वह उसकी गतिज ऊर्जाओं का अंतर होता है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। अब देखिए, अभी अपन ने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या था कि किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जाओं का अंतर होता है, ये पढ़ा आपने डेल्टा के। अभी ठीक अपन डिस्कस कर रहे हैं वापस इसी को एज ए इंटीग्रेशन फॉर्म में, और वो है वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स, किसी भी परिवर्तनशील बल के द्वारा किया गया कार्य। चूँकि बल अभी अपने डिस्कस किया था कि नियत बल प्राप्त करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, तो बल है वो नॉर्मली एक वेरिएबल राशि है, एक परिवर्तनशील राशि है जो समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बल कम ज़्यादा होता रहता है। ओके, अगर बल एक वेरिएबल राशि है तो उसका पोजीशन के सापेक्ष बल है वो परिवर्तित हो रहा था। उसका ग्राफ अपन खींचते तो इस प्रकार ग्राफ आता है। देखिए इस ग्राफ को मैं यहाँ पे खींचता हूँ, ये ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। सपोज कीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये बल है। तो x1 पर बल का मान ये था, x2 पर बल का मान ये है। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, यह बल और विस्थापन ग्राफ में, बल और विस्थापन ग्राफ है। बल और विस्थापन ग्राफ का जो एरिया है वह निकाय का कार्य बताता है। तो यह अगर एरिया धनात्मक है तो किया गया कार्य धनात्मक है, अगर नीचे की तरफ है तो किया गया कार्य ऋणात्मक है। तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए आप कि x1 से लेकर x2 तक अगर बल परिवर्तित हो रहा है तो इसको एक छोटे छोटे स्टेप के रूप में लेते हैं, एक छोटी छोटी पट्टियों के रूप में। तो हर पट्टी के लिए अलग अलग बल, अलग अलग विस्थापन। तो इसका जो कुल कार्य है वो हर पट्टी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। सपोज ये इस प्रकार से है, ये पूरा एरिया इन सारी पट्टियों के एरिया के बराबर होगा ना। तो हर एक पट्टी का एरिया जोड़ेंगे तो वो समेशन चिन्ह लग जाएगा इसमें। देखिए तो यहाँ पर हर पट्टी के लिए किया गया कार्य है डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डेल्टा डी एक्स। चूँकि इसमें बहुत सारी पट्टियाँ अपन ने कर ली हैं, छोटी छोटी पट्टियाँ इसलिए की हैं कि हर पट्टी के लिए बल को नियत मान लेते हैं, अपन यूँ मानते हैं। इतना छोटा वेरिएबल बनाते हैं विस्थापन का कि उस दूरी के लिए बल है वो नियत रहता है। तो सपोज कीजिए डेल्टा एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, अपन ने बहुत ही छोटा स्टेप बनाया है एरिया डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उस दूरी के लिए बल का मान नियत है। तब वह समेशन है वो इंटीग्रेशन या समाकल चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। W बराबर समेशन एक्स आई से लेके एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स। अगर डेल्टा एक्स का मान बहुत छोटा है तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने के बाद में देखिए ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो W बराबर एक्स आई से लेके एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये बन गया किया गया कार्य किसी भी वेरिएबल बल के लिए, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि अपन को पता है कि बल वेरिएबल है तो उस दौरान बल परिवर्तित हो रहा है, तो बल परिवर्तित होने के कारण से उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि त्वरित गति है। तो वेग में परिवर्तन होने का मतलब है कि उसमें गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का समय के सापेक्ष कर दीजिए समाकलन, अवकलन। तो डेल्टा के अपॉन डी टी, डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी हाफ mv स्क्वायर।
तो इस तरफ अगर करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर का समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो जाएगा एम वी डी वी अपॉन डी टी। अब देखिए डी वी अपॉन डी टी क्या है, यह है त्वरण। ध्यान रखिए बल यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है तो त्वरित गति होगी, अगर बल परिवर्तित नहीं होता है तो डी वी अपॉन डी टी का मान 0। यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी का मान 0 नहीं है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए। दिया गया एम वी ए, तो गतिज ऊर्जा में समय के सापेक्ष परिवर्तन है वह हो जाएगा एम वी ए। चूँकि एम ए क्या है, एम ए बल है, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समय के सापेक्ष एफ वी। एफ वी एक प्रकार से शक्ति के रूप में लिख सकते हैं अपन। ओके, तो ये हो गया एफ वी। अब वी क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो दोनों तरफ देखिए डेल्टा के ई डी के ई अपॉन डी टी, यहाँ पर एफ डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी एक बार हटा देते हैं और नया वेरिएबल बन गया है डी के ई बराबर एफ डी एक्स। तो देखिए इस तरफ है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इधर है एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, कार्य होता है। तो अगर ये कार्य होता है तो देखिए इसको मैंने लिखा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक, गतिज ऊर्जा फाइनल, लिमिट लगा दी इसकी, और ये डी के ई हो गया। और यहाँ पर है विस्थापन प्रारंभिक और विस्थापन अंतिम एफ डॉट डी एक्स। तो ये क्या हो गया, यह तो हो गया कार्य, इसको डब्ल्यू, और इसको अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये काइनेटिक एनर्जी, और लिमिट आएगी के आई से के एफ, तो के एफ माइनस के आई हो गया। तो के एफ माइनस के आई क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार अपन ने क्या पढ़ा था, किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जाओं का अंतर होता है। तो ये ठीक वैसा ही है। तो किसी भी अपन ने परिवर्तनशील बल के लिए भी अपन ने गतिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय है उसको प्रूव कर दिया है, इस बात का भी खासतौर पर ध्यान रखें। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो अपन जब ट्यूटोरियल वाला लेक्चर आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।